फिल्म की शुरुआत कई साल पहले की एक अजीब परंपरा से होती है। एक दूसरे ग्रह के एलियंस अपने समाज के अपराधी एलियंस को मारते नहीं थे, बल्कि उन्हें इंसानों की दुनिया में भेजकर मानव शरीर के अंदर कैद कर देते थे। इंसान को इसकी भनक तक नहीं लगती थी और उस शरीर के अंदर रहने वाला एलियन तब तक कैद रहता था जब तक उसका होस्ट इंसान जिंदा रहता, और जैसे ही इंसान की मौत होती उसके अंदर कैद एलियन की भी मौत हो जाती। यानी इंसानी शरीर ही उनके लिए जेल था। लेकिन कभी कभी कोई कैदी एलियन इस जेल से भागने में कामयाब हो जाता था, और ऐसी ही एक घटना साल 1380 में होती है। एक गांव में कुछ सैनिकों को अचानक एक औरत हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि ये कोई दानव है, इसलिए वे तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उस औरत के चारों तरफ एक रहस्यमयी सुरक्षा कवच बना हुआ था। तभी उसके शरीर से एक भयानक एलियन बाहर निकलता है और वहां मौजूद लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इस एलियन की एक कमजोरी थी, ये पृथ्वी के वातावरण में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था। इसके पास सिर्फ कुछ मिनट थे। अगर इतने समय में इसे किसी इंसान का शरीर नहीं मिला तो ये खुद मर जाता। और तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से एक अजीब फ्यूचरिस्टिक गाड़ी बाहर आती है। गाड़ी से पहले एक छोटा सा रोबोट निकलता है जिसका नाम थंडर था, और उसके बाद आता है असली हंटर, गार्ड। गार्ड का काम ही था ऐसे भागे हुए एलियन प्रिजनर्स को पकड़ना। गार्ड उस एलियन का पीछा करता है, लेकिन एलियन वापस उसी औरत के शरीर में घुस जाता है। गार्ड अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे शरीर से बाहर खींच लेता है। एलियन पकड़ा जाता है, लेकिन अब उस औरत की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। मरने से पहले वो गार्ड से सिर्फ एक बात कहती है, मेरी बेटी को बचा लेना। गार्ड इंसानों की भावनाओं में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसका काम सिर्फ प्रिजनर्स को पकड़ना था। लेकिन उस बच्ची को देखकर थंडर का मन बदल जाता है। उसी समय कुछ सैनिक उस बच्ची को भी मारने वाले होते हैं। थंडर इंसानी रूप धारण करके बच्ची को बचा लेता है, और दोनों रोबोट्स उस बच्ची को अपने साथ भविष्य में ले जाते हैं। यहीं से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता शुरू होता है। बच्ची का नाम था ईन। गार्ड उस पकड़े गए एलियन को दूसरे प्रिजनर्स के साथ कैद कर देता है। अब उनके पास कुल 7 कैदी थे। लेकिन जब गार्ड वापस आता है तो उसे पता चलता है कि थंडर उस बच्ची को भी अपने साथ ले आया है। गार्ड नाराज होता है, लेकिन थंडर का कहना था कि इंसानों के बारे में जानने के लिए उन्हें एक इंसान की जरूरत है। इसलिए वे ईन को अपने साथ रखते हैं, और धीरे धीरे वो बच्ची उनके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहती। ईन उन्हें अपना परिवार समझने लगती है। अब कहानी अचानक लगभग 11 साल पीछे चली जाती है। साल था 1391। यहाँ हमें मिलता है एक मजेदार लेकिन काफी चालाक जादूगर, मुरुक। मुरुक खुद को एक बड़ा डोसा यानी जादूगर समझता था। उसके साथ 2 मैजिकल कंपेनियंस भी थे जो जरूरत पड़ने पर बिल्लियों का रूप ले सकते थे। एक दिन मुरुक को एक रहस्यमयी ब्लेड के बारे में पता चलता है। इस ब्लेड को पाने वाले को बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था। ब्लेड कोई साधारण चाकू नहीं था, उसमें एक रहस्यमयी ज्वेल लगा था जिसे एक फिशरमैन ने नदी से निकाला था। मछुआरा उसे ब्लैकस्मिथ के पास ले गया ताकि उस ज्वेल को ब्लेड से निकाला जा सके। लेकिन ब्लैकस्मिथ पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे निकाल नहीं पाया। और तभी एक और अजीब घटना होती है। पास खड़ा एक घायल आदमी उस ब्लेड की वजह से ठीक हो जाता है। मुरुक समझ जाता है ये चीज इंसानी दुनिया की नहीं है, इसीलिए वो उस ब्लेड की तलाश में निकल पड़ता है। वो अपने जेल में बंद पिता से मिलता है और उससे जानकारी निकालता है। उसे पता चलता है कि उस ब्लेड को येलो माउंटेन के एक आदमी ने खरीद लिया है। अब मुरुक अपने मैजिकल कैट्स के साथ वहां पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो ब्लेड के करीब पहुंचता है, एक रहस्यमयी आदमी वहां आता है। उसके कपड़े और व्यवहार से साफ पता चलता है कि वो इस समय का इंसान नहीं है, और उसके शरीर के अंदर भी एक एलियन प्रिजनर मौजूद था। वो ब्लेड लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान फाइट शुरू हो जाती है। मुरुक अपनी मैजिक से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन की ताकत देखकर मुरुक भी हैरान रह जाता है, और यहीं से उसे समझ आने लगता है कि इस ब्लेड का संबंध किसी बहुत बड़े रहस्य से है। अब वापस आते हैं साल 2022 में। ईन अब बड़ी हो चुकी थी। वो गार्ड को अपना पिता मानती थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता कुछ छिपा रहे हैं। एक रात वो चुपके से उनकी गाड़ी में अपना फोन छोड़ देती है और वहां छिपकर गार्ड और थंडर की बातें सुनती है। तभी उसे पता चलता है कि जल्द ही पृथ्वी पर 107 नए एलियन प्रिजनर्स आने वाले हैं। उन सभी को इंसानी बॉडीज में इम्प्लांट किया जाना था। ईन को यह बात सुनकर झटका लगता है, और इसी दौरान उसे थंडर का असली रूप दिखाई दे जाता है। थंडर उसे सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाता है। वो बताता है कि गार्ड और वो इंसान नहीं है, वे रोबोट्स हैं। उनका काम एलियन प्रिजनर्स को संभालना है, और ईन को भी वे साल 1380 से यहाँ लेकर आए थे। लेकिन ईन का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, उसे क्यों बचाया गया था। अगले दिन गार्ड और थंडर एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं।
ईन भी उनका पीछा करती हुई वहां पहुंच जाती है। तभी आसमान में एक विशाल एलियन स्पेसशिप दिखाई देता है। उससे एक अजीब काला ऑब्जेक्ट हॉस्पिटल के अंदर गिरता है और जमीन पर पहुंचते ही वो एक विशाल संरचना में बदल जाता है। उसके अंदर से सैकड़ों टेंटिकल्स निकलते हैं। ये टेंटिकल्स हॉस्पिटल में मौजूद लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। लोगों के शरीर के अंदर एलियन प्रिजनर्स इम्प्लांट किए जाने लगते हैं। ईन ये सब देखकर डर जाती है और वहां से भागती है। गार्ड भी वहां मौजूद था, लेकिन वो ईन को देखकर हैरान होने के बावजूद अपना मिशन पूरा करता है। कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन असली खतरा अब शुरू हो चुका था। कुछ समय बाद गार्ड और थंडर को पता चलता है कि इन प्रिजनर्स में एक बेहद खतरनाक एलियन भी है। उसका नाम था कंट्रोलर। वो बाकी प्रिजनर्स का लीडर था। उसने अपने ग्रह पर रिबेलियन और डिस्ट्रक्शन फैलाया था और अब उसके साथ ही उसे छुड़ाने पृथ्वी पर आ चुके थे। कंट्रोलर इस दुनिया को खत्म करना चाहता था। उसका प्लान था पृथ्वी के वातावरण को उनके ग्रह के वातावरण में बदल देना। इसके लिए उसे एक खास गैस की जरूरत थी, हवा। अगर हवा पूरे वातावरण में फैल जाती तो इंसान मरने लगते और शरीरों में कैद एलियन प्रिजनर्स आजाद हो जाते, यानी पूरी पृथ्वी एलियंस के कब्जे में जा सकती थी। कंट्रोलर को बाहर निकालने के लिए एक लाल रोबोटिक एलियन आता है। वो मून डोसियोक नाम के इंसान को खोजता है, क्योंकि मून के शरीर के अंदर कंट्रोलर कैद था। रेड रोबोट गार्ड से भर जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गार्ड पूरी ताकत लगाता है, लेकिन रेड रोबोट किसी तरह गार्ड के पास मौजूद डिवाइन ब्लेड छीन लेता है और यही ब्लेड इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, क्योंकि ये सिर्फ एक हथियार नहीं था। इसी ब्लेड की एनर्जी से टाइम ट्रेवल किया जा सकता था और इसी के जरिए प्रिजनर्स को एक्टिवेट या ट्रैक भी किया जा सकता था। रेड रोबोट मून तक पहुंचता है और कंट्रोलर को उसके शरीर से बाहर निकाल देता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेड रोबोट खुद को एक्सप्लोड कर देता है। इस ब्लास्ट में गार्ड बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी लाइफ फोर्स तेजी से गिरने लगती है, लेकिन थंडर अपनी एनर्जी गार्ड को देकर उसे दोबारा एक्टिवेट कर देता है। अब गार्ड के पास ज्यादा समय नहीं था। दूसरी तरफ कंट्रोलर अपनी स्पेसशिप में पहुंच चुका था। वो हवा को एक्टिवेट करने वाला था। अगर ये गैस पृथ्वी के वातावरण में फैल जाती तो इंसानों की दुनिया खत्म हो सकती थी। गार्ड किसी तरह स्पेसशिप तक पहुंचता है और कंट्रोलर से भिड़ जाता है। फाइट के दौरान गार्ड उसे स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है, लेकिन 2 हवा कंटेनर्स भी उसके साथ बाहर आ जाते हैं। कंट्रोलर पृथ्वी के वातावरण में ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकता था, इसलिए वो ईएन के शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन थंडर समय पर वहां पहुंच जाता है। कंट्रोलर वापस मून के शरीर में चला जाता है और फिर वो हवा के एक कंटेनर को फोड़ देता है। अचानक जहरीली गैस चारों तरफ फैल जाती है। लोग मरने लगते हैं और जिन इंसानों के शरीर के अंदर प्रिजनर्स कैद थे, उनमें से कुछ प्रिजनर्स जागने लगते हैं। अब पूरी पृथ्वी खतरे में थी। गार्ड जानता था कि वो ज्यादा देर नहीं टिक सकता। उसकी लाइफ फोर्स लगातार गिर रही थी, इसलिए वो थंडर को आदेश देता है कि ईएन को लेकर यहाँ से दूर चला जाए। थंडर ईएन को लेकर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे गार्ड की हालत के बारे में पता चलता है। ईएन टूट जाती है। वो गार्ड को अपना पिता मानती थी। वो थंडर से कहती है, मुझे वापस गार्ड के पास ले चलो। थंडर उसे समझाता है कि गार्ड के जीतने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन ईएन नहीं मानती और आखिरकार थंडर उसे वापस ले आता है। वहां गार्ड कंट्रोलर से आखिरी फाइट लड़ रहा था। उसे पता चलता है कि कंट्रोलर की एक कमजोरी है। उसके शरीर के अंदर एक रेड हार्ट जैसा कोर है जो अंदर और बाहर की शक्ति को जोड़ता है। अगर डिवाइन ब्लेड उस कोर में लग जाए तो कंट्रोलर को रोका जा सकता है। गार्ड ब्लेड थंडर की तरफ फेंक देता है, लेकिन कंट्रोलर थंडर को दूर फेंक देता है। अब गार्ड के पास सिर्फ एक रास्ता था, टाइम ट्रेवल। गार्ड ईएन और थंडर के साथ पोर्टल खोलता है और तीनों भागकर अतीत में चले जाते हैं। कंट्रोलर भी उनका पीछा करता है। अब कहानी फिर उसी समय में पहुंचती है, साल 1380, यानी वही समय जहां से ईएन की कहानी शुरू हुई थी। कंट्रोलर गार्ड पर हमला करता है, लेकिन गार्ड पहले से ही बेहद कमजोर था। कंट्रोलर उसका हाथ तक उखाड़ देता है। ईएन ये देखकर टूट जाती है। वो गुस्से में गार्ड की गन उठाती है और कंट्रोलर को गोली मार देती है। कंट्रोलर का ह्यूमन होस्ट घायल हो जाता है, लेकिन जाते जाते वो उनकी गाड़ी को पानी में गिरा देता है। ईएन भी नदी में गिर जाती है और उसके हाथ से डिवाइन ब्लेड छूटकर पानी में खो जाती है। अब वे वापस भविष्य में नहीं जा सकते थे। इसी नदी के किनारे एक छोटा बच्चा ईएन को देखता है। वो उसे पानी से बाहर निकालता है और ये बच्चा कोई और नहीं, छोटा मुरुक था। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा टाइम लूप शुरू होता है। मुरुक भविष्य में जिस मिस्टीरियस लड़की को खोज रहा था, वो असल में ईएन ही थी।
और अब ईन उसी अतीत में फंस चुकी थी। अब साल 1391 में ईन बड़ी हो चुकी थी। वो अब वही मिस्टीरियस वॉरियर गर्ल बन चुकी थी जिसे लोग गर्ल हु शूट्स थंडर के नाम से जानते थे। उसके पास 2022 से लाई गई गन भी थी और उसका लक्ष्य था डिवाइन ब्लेड को वापस हासिल करना। वो अपने दुश्मनों तक पहुंचती है। जादूगरों और एलियंस के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मैजिकल मिरर, सोर्ड्स और थंडर गन सबका इस्तेमाल होता है। एक एलियन ईन पर हमला करता है, लेकिन मुरुक सही समय पर उसकी टेंटल काट देता है। फिर एक एलियन दूसरे शरीर से बाहर निकलता है। ईन उसे गोली मारती है और आखिरकार एक बड़ा रहस्य सामने आता है। एलियन उससे कहता है, तुम्हारे अंदर नहीं, हमारे असली लीडर का कनेक्शन किसी और के साथ है। मुरुक ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। हम वापस साल 1380 में जाते हैं। जब ईन ने कंट्रोलर के ह्यूमन होस्ट को गोली मारी थी, वो होस्ट मरने वाला था। कंट्रोलर को सरवाइव करने के लिए एक नए इंसानी शरीर की जरूरत थी और तभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। वही बच्चा मुरुक। कंट्रोलर उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, यानी जिस मुरुक को हम 1391 में एक जादूगर के रूप में देख रहे थे, उसके शरीर के अंदर पहले से ही एलियन लीडर मौजूद था। और इसी वजह से पूरी कहानी के कई रहस्य आपस में जुड़ जाते हैं। मुरुक का ईन से बचपन में मिलना, ईन का 1380 में फंस जाना, डिवाइन ब्लेड का अलग अलग समय में घूमना और कंट्रोलर का मुरुक के शरीर में पहुंचना, सब एक ही टाइम लूप का हिस्सा था। लेकिन कहानी यहां भी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि भविष्य में हावा अभी भी मौजूद है और कंट्रोलर को रोकने के लिए गार्ड, ईन और थंडर को फिर से समय में जाना पड़ेगा। गार्ड की लाइफ फोर्स खत्म होने के करीब है। उसके पास सिर्फ कुछ प्रतिशत एनर्जी बची है। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके लिए ईन अब सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो उसकी बेटी है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एलियनॉइड 2022 की पूरी कहानी, जिसमें एलियंस, रोबोट्स, मैजिक और टाइम ट्रैवल सब एक ही कहानी में आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली फिल्म में।